नेक्स्ट हमारे पास इकोनॉमिक्स का डेमो है, तो मैं इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा आपको जितनी मुझे नॉलेज है उसके हिसाब से रिलेट करने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है वर्ड पूरे में इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स क्या है? बच्चों ने सारा पढ़ लिया होता है पर इकोनॉमिक्स का वर्ड का मीनिंग नहीं क्लियर होता। तो इकोनॉमिक्स को अगर हमें पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी which teach us how with our limited income we can satisfy our unlimited wants। कहता है इकोनॉमिक्स क्या है? एक ब्रांच है स्टडी की, हमारी पढ़ाई की एक ब्रांच है जो हमें क्या टीच करती है कि कैसे हम अपनी लिमिटेड इनकम के साथ अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। मींस कैसे हम अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को बेस्ट टू बेस्ट यूज़ करके उससे अच्छी से अच्छी रिटर्न ले सकते हैं, वो हमें इकोनॉमिक्स बताती है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स। तो वो भी आपने दो पढ़ी है, कौन सी? माइक्रो एंड मैक्रो। पार्ट ऑफ +1 माइक्रो। माइक्रो छोटा, यहाँ से नाम से क्लियर है। तो माइक्रो में आपने क्या देखा कि हमने हर एक प्रॉब्लम को इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी किया, लाइक एक अकेले बंदे की डिमांड, अकेले बंदे की सप्लाई या ऐसे कुछ। लेकिन जब हम लोग पूरी होल इकोनॉमी को स्टडी करते हैं तो हम किसका पार्ट बन जाते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जो आपकी +2 का पार्ट है। लोग इस सब्जेक्ट को ना ऐसे थ्योरी पार्ट ले लेते हैं, है ना। जैसे इस बार सिलेबस चेंज हुआ है कि पेपर 80 नंबर का हो गया है ना, स्टैट्स उड़ा दी है, स्टैट्स के 2 चैप्टर ही रह गए बस ओनली। तो बच्चे ये सोच रहे हैं कि इकोनॉमिक्स हो जानी है, कोई चक्कर नहीं, ऐसे हो जाना। तो ये टफ हो गया है आपके लिए। अब ये देखो, यहाँ पे सबसे मेन चीज़ ये है, पहले ये पेपर 65 का आता था, 40 की स्टैट्स होती थी, आप लोग इजीली स्कोर कर लेते थे यहाँ से, एंड 25 के अप्रॉक्सीमेट थ्योरी पार्ट होता था, तो हम लोग इतना फोकस नहीं करते थे। अब यहाँ पे टोटली थ्योरी पार्ट आना है, लेकिन थ्योरी में सबसे ऊपर मैटर क्या करता है? आपकी प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट, हाउ अटेम्प्ट, हाउ यू अटेम्प्ट, कैसे अटेम्प्ट करो। एंड तीसरी चीज सबसे ऊपर जो मैटर करती है, डिफरेंट। आपने अलग क्या लिखा दूसरों से। अगर आपने भी बुक की छापनी है, दूसरे ने भी बुक की लिखनी है, तीसरे ने भी बुक लिखनी है, तो नंबर की एक रेंज सेट हो जाती है 10 में से 6, सभी को 6 मिलेंगे। इफ़ यू वांट टू स्कोर 9 आउट ऑफ द 10, तो यू मस्ट बी राइट सम डिफरेंट थिंग्स जो बाकियों ने ना लिखी। इसी चीज़ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पे जो आपने बुक्स में नोट नहीं किए कभी, जो मैं अपनी ट्यूशन में बच्चों को बताता हूँ, जिसके कारण पिछली बार जो मेरी ट्यूशन से स्कोर है वो 65 में से 64 रहा। रीज़न है, तो उसके पीछे मैं आपको एक बात बता देता हूँ। वो लड़की 1 नंबर का पेपर छोड़ के आई थी, वो आउट ऑफ 65 स्कोर कर सकती थी इजीली, वो उसने मेरे को बोल भी दिया था उसी दिन आके। तो यहाँ पे बात ये नहीं है, वो भी दूसरों की तरह पेपर दे के आई थी, बस एक चीज़ का है कि उसके पास कुछ ऐसी चीज़ें थी लिखने के लिए तो दूसरों के पास नहीं थी। वही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको आज बैंकिंग चैप्टर के डिस्कस करूँगा आपके साथ, सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक्स। आप खुद देख लेना, अगर बुक में से आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि मैंने कैसे लिखा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बोला था मैं कुछ सेंट्रल बैंक के आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता रहा हूँ। यहाँ पे हमारे इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक मीन्स कि जो पूरे इंडिया के सेंट्रल सिस्टम बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, मॉनेटरी सिस्टम को, उसका नाम RBI, आपको पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये तो सबको पता है। कब शुरू हुआ था, एस्टेब्लिश कब हुआ? 1 अप्रैल 1935। RBI का जो एक्ट है, उसका कानून है जो अपना 1934 है। एंड जिस भी इस ऑर्गेनाइजेशन की अपना कानून होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब उसको कानून ने बनाया। जब 1934 में ये बना तब इसका हेड ऑफिस कहाँ पे था? कोलकाता में। ये चीज़ कहीं नहीं लिखी गई, ओके, ये चीज़ कहीं नहीं लिखी गई है, ये भी नहीं लिखी गई कहीं पे। स्टार्स, ये भी नहीं कहीं लिखा गया। पब्लिक कंपनी है, तब ये जब स्टार्ट हुआ था तब ये एक पब्लिक कंपनी की तरह था, जैसे शेयर्स कंपनीज के होते हैं। कैपिटल थी इसकी 5 करोड़, डिवाइड थी 5 लाख शेयर्स में, 100 का एक शेयर्स था। तो कंपनी इस कंपनी की जो RBI थी
उसके बाद 5 लाख शेयर्स इशू करने के लिए एक शेयर 100 का था, तो 5 करोड़ की इसकी कैपिटल थी उस टाइम पे। 1937 में इसका हेड ऑफिस परमानेंटली शिफ्ट कर दिया मुंबई से, कोलकाता से मुंबई। आज भी इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। जो इसके करंट गवर्नर है वो कौन है? शक्तिकांत दास। करंट गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। फर्स्ट जो गवर्नर था जब ये स्टार्ट हुआ था 1935 में, तो वो था सर ऑसबॉर्न स्मिथ। सर ऑसबॉर्न स्मिथ। एंड देन फर्स्ट जो इंडियन गवर्नर बना, क्योंकि आपको पता है कि 1935 में यहाँ पे क्या था? अंग्रेजों का राज था, तो उस टाइम पे कोई अंग्रेजी गवर्नर रहा होगा। जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर बना था वो था सी डी देशमुख। कौन था? सी डी देशमुख। 1949 में क्या हुआ? इसकी नेशनलाइजेशन होगी, मतलब इसकी आरबीआई की। मींस के सारा शेयर किसने टेक ओवर कर लिया? गवर्नमेंट ने। आज एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। 1949 में हुआ था। अब ये तो हो गया कि हमें इंडिया के सेंट्रल बैंक के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चले। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कुछ अदर कंट्रीज के सेंट्रल बैंक क्या है। अमेरिका का सेंट्रल बैंक कौन है? फेडरल रिजर्व सिस्टम। मतलब जो अमेरिका में यूएस डॉलर चलता है उस पर लिखा होता है ऊपर फेडरल रिजर्व सिस्टम, ये वहाँ का सेंट्रल बैंक है। इंग्लैंड में पाउंड चलता है, वहाँ पे बैंक ऑफ इंग्लैंड है। पाकिस्तान में भी रुपया चलता है, वहाँ पे है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। में कि जो स्टेट बैंक जो वहाँ पे पाकिस्तान में जो करेंसी चलती है वहाँ पे लिखा होता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। जापान में जो चलता है वहाँ पे जैन उस पर लिखा होता है द बैंक ऑफ जापान, उनका सेंट्रल बैंक है। इसी तरह ये सेंट्रल बैंक के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कमर्शियल बैंक्स पे। इंडिया में जो आपको पता है, ये तो पता चल गया कि आरबीआई करेंसी नोट्स इशू करता है। तो आपको मैं एक फंक्शन की बात कर रहा हूँ, फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक की। आपको पता है आरबीआई के पास मोनोपोली है नोट इशू करने की। अब बात आती है कि आरबीआई जो सिस्टम फॉलो करता है नोट्स को इशू करने के लिए, उसको कहते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। 1957 में ये शुरू हुआ था। 1957 में आरबीआई ने इसको अडॉप्ट किया था। इसमें क्या कंडीशन है कि आरबीआई को अपने पास हमेशा 200 करोड़ का रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है, जिसमें उसको 115 करोड़ का गोल्ड बना के रखना पड़ता है रिजर्व के तौर पे, एंड 85 करोड़ को किसकी फॉर्म में रखना पड़ता है? फॉरेन करेंसीज या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि आरबीआई यहाँ पे करेंसी नोट्स को इशू करने के लिए क्या फॉलो करता है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जिसके अंदर उसको हर टाइम पे 200 करोड़ का रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है। 115 करोड़ गोल्ड की फॉर्म में एंड 85 करोड़ फॉरेन करेंसीज या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में। अब इंडियन मॉनेटरी सिस्टम की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पेपर करेंसी और कॉइन्स चलते हैं, दोनों चलते हैं ना? बिल्कुल ठीक है। इंडिया में क्या है? 2 अथॉरिटीज़ हैं जिनको नोट्स या कॉइन्स इशू करने का राइट है। इंडिया में जितने कॉइन्स हैं एंड 1 रुपये का करेंसी नोट, इसको इशू करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस पे 1 रुपये, आपको पता सिक्के में तो किसके सिग्नेचर होते नहीं, लेकिन जो 1 रुपये का नोट है उस पर सिग्नेचर आरबीआई गवर्नर की नहीं होती, किसके होते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी के। दिस इज द इंटरेस्टिंग फैक्ट। ओके, फाइनेंस सेक्रेटरी किसका पार्ट होता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, वित्त मंत्रालय जो इंडिया का। ओके, तो यहाँ पे एक बार याद कर लो, सारे कॉइन्स और 1 रुपये का करेंसी नोट इशू करने का राइट किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास। एंड 1 रुपये के करेंसी नोट पे कभी आरबीआई के गवर्नर के साइन नहीं होते, किसके साइन होते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी के। बाकी जितने करेंसी नोट्स है 1 रुपये के नोट को छोड़ के, उसको इशू करने का राइट किसके पास है? आरबीआई के पास। सिग्नेचर किसके होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के। देखो जी, करेंसी इशूड बाय द गवर्नमेंट आर कॉल्ड एज लीगल टेंडर मनी। जिस भी कंट्री में कोई वहाँ की गवर्नमेंट जो करेंसी इशू करती है उसको लीगल टेंडर मनी कहते हैं। इसी तरह हमारे इंडिया में भी जो करेंसी गवर्नमेंट इशू करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लीगल टेंडर मनी। आपको पता है इंडिया में 2 बंदों के पास राइट है, एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास, एक आरबीआई के पास। अब यहाँ पे देखो आप, लीगल टेंडर मनी 2 तरह की है, एक है लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, एक है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लिमिटेड लीगल टेंडर मनी की, इसको लिमिटेड क्यों कहा गया? इसमें इस करेंसी में आप ओनली पेमेंट कहाँ तक कर सकते हो? 25 रुपये तक। आपको पता है हमारे इंडिया में 10 पैसे के सिक्के चलते थे, 20 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के, मीन्स के चवन्नी। यहाँ पे चवन्नी की बात कर रहा हूँ ये मैं। ओके, ये मैंने स्पेंड की हुई है खुद भी अपने हाथों से। अगर मैंने किसी को 10 पैसों के सिक्कों में और 20 पैसों के सिक्कों या 25 पैसे के सिक्कों में पेमेंट करनी है तो मैं 25 रुपये से ऊपर पेमेंट नहीं कर सकता। ओके, लाइक मैंने किसी को 26 रुपये देने हैं और मैंने इसको चवन्नी पकड़ा दी, 26 रुपये की चवन्नी पकड़ा दी, तो वो बंदा पेमेंट को एक्सेप्ट करने से मना कर सकता है। इसमें लीगल पावर है उसके पास मना करने की। हाँ, अप टू 25 तक वो आपको मना नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद जितने कॉइन्स 25 पैसे से ऊपर है, लाइक 50 पैसे जिसको तेली बोलते थे, हाँ बिल्कुल, जितने 1 रुपये के सिक्के, जितने सिक्के बाकी ऊपर वाले और जितने करेंसी नोट्स हैं वो सारे क्या हैं? अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, जितनी मर्जी पेमेंट करो। लेकिन इन 3 सिक्कों में 10 पैसे, 10 साल जिसको बोलते थे, 20 पैसे का सिक्का और 25 पैसे का, मतलब अप टू 54 तक, जो उससे नीचे नीचे के जो
सिक्के हैं उसमें आप 25 रुपये से ऊपर की पेमेंट किसी को नहीं कर सकते थे, बिकॉज क्यों, वो लीगल प्रोविज़न है इसकी। ये चीज़ इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। हमें पता है यहाँ पे कि जो आरबीआई का मेन पर्पस होता है वो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना होता है, बिकॉज क्यों, क्योंकि अगर मनी की सप्लाई इकोनॉमी में ज़्यादा तो लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आ जाएगा एंड उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली सप्लाई नहीं बढ़ेगी, जिससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाता है। तो मीन्स के सबसे मेन बात ही क्या है कि आरबीआई का जो सबसे मेन पर्पस है वो क्या है कि मनी की सप्लाई को कंट्रोल रखना, ताकि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन को अंडर कंट्रोल रखा जाए। तो उसके लिए आरबीआई एक मॉनेटरी पॉलिसी या क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी तैयार करता है। मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा क्योंकि टाइम भी मेरे पास लिमिटेड है। तो यहाँ पे दो मेथड्स होते हैं उनके पास क्वांटिटिव मॉनेटरी पॉलिसी में, क्वांटिटिव तो क्वालिटेटिव। थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। फर्स्ट है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। मीन्स के CRR बैंक की जो डिपॉजिट्स है उसका वो पार्ट है जो बैंकों को जा तो अपने पास मेंटेन करना पड़ता है, जब आरबीआई के पास मेंटेन कर पड़ता है। ये डिपेंड करता है एज पर रूल्स। दो तरह के बैंक होते हैं, शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक, उनके अकॉर्डिंगली डिपेंड करेगी ये चीज़ है। और इसका रेट जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसमें हमेशा 3 से 15% के बीच में रहता है। ओके, SLR क्या है कि ये भी डिपॉजिट्स का ये पार्ट कुछ परसेंट आरबीआई अपने बैंकों को अपने पास मेंटेन करना पड़ता है। इसका रेट जो स्टैंड करता है 15 से 40% के बीच। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, बुक में कहीं नहीं लिखी हुई है। बैंक रेट वो रेट है जिस पे आरबीआई लॉन्ग टर्म्स के लोन प्रोवाइड करवाता है, किनको, कमर्शियल बैंक्स को। रेपो रेट जिस पे शॉर्ट टर्म के लोन प्रोवाइड करवाता है, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसमें ओपन मार्केट में सेल परचेज की जाती है सिक्योरिटीज़ की। अब बात आती है सबसे मेन, हम इनको बिल्कुल नहीं पढ़ते। ये क्या, बस ये है कि दो है, क्वांटिटी क्वालिटेटिव। भाई देखो यहाँ पे सबसे मेन चीज़ क्या है, आपको पता है कि जो हमारी इकोनॉमी वो सेट ऑफ सेक्टर्स है, मतलब सेक्टर्स को मिला के इकोनॉमी। यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, FMCG सेक्टर है। ओके, काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं, तो सभी को मिला के इकोनॉमी। इफ अगर आरबीआई पूरी इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना चाहता है तो किनको यूज़ करेगा, क्वांटिटेटिव मेथड्स को। अगर वो एक पर्टिकुलर सेक्टर में टारगेट करना चाहता है, पर्टिकुलर सेक्टर की में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना चाहता है, तो वो किसको यूज करेगा, क्वालिटेटिव मेथड। ये डिफरेंस है दोनों में। इफ आरबीआई वांट्स टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द होल इकोनॉमी देन आरबीआई यूजेस क्वांटिटिव मेथड्स, मतलब इनमें से किसी को यूज करेगा। अगर वो चाहता है कि पर्टिकुलर सेक्टर में कंट्रोल करना तो वो किसको यूज करेगा, क्वालिटेटिव मेथड को। अब यहाँ पे भी अलग अलग मेथड्स हैं। चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, आपने देखा होगा कि हमने जितना लोन लेना होता है हमें उससे कई ज़्यादा की चीज़ सिक्योरिटी में देनी पड़ती है, तभी उससे कम का लोन मिलता है। वो डिपेंड करता है मार्जिन रिक्वायरमेंट पे। ओके, ऐसी तरह कई चीज़ें ऐसी हैं, मैंने आपको जो मेन चीज़ें इसमें से बता दी है। अब मेरे पास लिमिटेड टाइम है तो मैं जितना कवर अप कर सका मैंने इस चैप्टर में आपको बताया। बाकी भी काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, वो तो आप आफ्टर अब ट्यूशन लोगे तब, जब मेरे साथ डिस्कशन करोगे तभी पता चलेगा। तो जितना मेरे पास साथ हुआ तो एक बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग दो वर्ड्स यूज़ करते हैं कई बार। एक तो हमने कंपनी को तो काफ़ी सुना, इंडस्ट्री वर्ड है। तो अगर आपको कोई पूछ लेता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्री, इंडस्ट्री मीन्स सेट ऑफ कंपनीज which are dealing which manufacturing the same product। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मतलब वो कंपनीज एक इंडस्ट्री का पार्ट होती है जो सेम प्रोडक्ट बनाती है। लाइक यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री की एग्जांपल लूँ, ACC, बांगुर सीमेंट, JP सीमेंट, अल्ट्राटेक, ये सारे किसके पार्ट हैं, सीमेंट इंडस्ट्री का। इसी तरह मतलब कंपनीज को मिला के, कंपनीज जो सेम प्रोडक्ट में डील करती है उनको मिला के इंडस्ट्री बनती है, एंड इंडस्ट्रीज को मिला के इकोनॉमी तैयार होती है। इंडस्ट्रीज को हम लोग सेक्टर भी बोलते हैं। इसी तरह हमारे यहाँ पे FMCG सेक्टर है, फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग गुड्स, जिसमें आपकी ITC आ जाती है या शैम्पू की कंपनी से सारी। ओके, अब यहाँ पे मेन चीज़ वही है कि आप इसको देखो और आप देख लो कि कितना बुक्स में मटेरियल कितना। इसमें भी काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं आगे, बट वी हैव लिमिटेड टाइम, सो थैंक यू वेरी मच।